एक कंप्रेसर एलजी में लगा हुआ है वर्लपूल ब्रांड का। तो कंप्रेसर ये बहुत ओवर हीट हो गया था। जरा चेक कीजिएगा, आ रहा है ना। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि कंप्रेसर क्यों नहीं चल रहा था, क्योंकि कस्टमर का कहना था कि फ्रिज में कूलिंग नहीं हो रही थी। और एक इशू और भी दिख रहा है इसमें, आप देख सकते हैं। इस पॉइंट से इसमें गैस भी लीकेज हो रही है, देख रहे हैं ऑयल मार्क। ये सबसे फिजिकली चेकिंग में पता लग जाता है कि यहाँ इस पॉइंट से लीक है, क्योंकि ये जॉइंट है और ये कॉपर एंड ये लोहे का पाइप कंपनी ने दिया हुआ है। जबकि पहले कंपनी कॉपर की पाइप देती थी, लेकिन अब कॉस्ट कटिंग करने लगी कंपनी। तो इस जॉइंट से लीकेज हो गया, हो रहा है, मतलब स्टार्ट हो गया है। अब इसका गैस भी हम चेक करेंगे कि कितना है, सही है कि नहीं है। और सबसे पहले हमने देखा एक कंप्रेसर बिल्कुल ओवरहीट था, और मैंने सबसे पहले इसका स्टार्टर ओएलपी एंड रिले चेक किया। मैं आप लोग को चेक करके दिखाता हूँ कैसे टेस्ट करते हैं इसको। ये हमारा मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को हम बीप के रेंज में रखेंगे, यानी कि ये 50 ओम के अंडर बीप करती है। अगर 50 ओम से एबव होगा रेजिस्टेंस तो बीप नहीं करेगी, ओनली वैल्यू शो करेगी। बट 50 ओम के अंदर अगर होगा तो बीप भी करेगा और रीडिंग भी शो करेगा। तो स्क्रीन, मेरे मल्टीमीटर के स्क्रीन पे आप ध्यान दीजिए। ये देखिए रिले है, मैं दोनों प्रोब लगाया, यहाँ बीप साउंड होना चाहिए, तब हमारा ये 50 ओम के रेंज में आ गया। ठीक है, अब हम ये रिले लेंगे और रिले की ये दोनों पॉइंट पे हम चेक करेंगे। हमने लगा दिया, देखिए वैल्यू बिल्कुल जीरो है ना, बिल्कुल जीरो वैल्यू है। ठीक है, अब ये इसका ओएलपी है, यानी कि रिले तो ख़राब है, ओपन हो गया ये, राइट। उसके बाद वैसे ही हम इन और आउट लाइन पे लगाएंगे ओएलपी के। देखिए इसमें भी कोई बीप नहीं है, कोई रीडिंग नहीं है, जीरो है, हम देख सकते हैं। यानी कि ये दोनों ख़राब हो गया। दोनों ये ख़राब होने का रीज़न मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि गैस लीक हुआ, क्योंकि जब गैस लीक होता है तो फ्रिज के अंदर टेम्परेचर प्रॉपर नहीं बनता है, और ऊपर जो कूलिंग टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है वो कंप्रेसर को कमांड करता है कि आपको अभी और चलना है कूलिंग करने के लिए। तो लगातार कंप्रेसर चलता रहता है, उससे ओवर हीटअप होके ये दोनों डेड हो गया। ये इसलिए डेड हुआ कि कंपनी ने सेफ्टी पॉइंट बनाया हुआ है, अगर डेड नहीं होगा तो कंप्रेसर जलने लगेगा और फायर भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद एक कंप्रेसर को टॉर्क देने के लिए ये कंपनी ने, एलजी ने कैपेसिटर लगाया हुआ है। इसको बोलते हैं हम कैपेसिटर, दो तीन तरह के होते हैं, लेकिन इसको हम बोलते हैं रन कैपेसिटर। ये मोटर के पैरेलल में लगा होता है
टॉर्क देने के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें 5 ओम का है, सॉरी 5 MFT का है, ये साफ दिख रहा होगा। अब हम मल्टीमीटर को कैपेसिटर के रेंज पे लगाएंगे और फिर चेक करेंगे इसकी रीडिंग कितनी है। ये देखिए, मैंने यहाँ लगाया और यहाँ लगाया, दोनों पॉइंट पे देख सकते हैं कितना वैल्यू शो कर रहा है, 0.09, मतलब 1 MFT से भी इसका वैल्यू कम है, मतलब 4 गुना इसका वैल्यू ड्रेन हो चुका। ठीक है, अब हमारे पास एक नया कैपेसिटर पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये भी 5 MFT का है। अब हम इसको चेक करेंगे इसका वैल्यू कितना शो कर रहा है। कंपनी ने 5 तो लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में 5 है कि नहीं। तो ये हमने एक बार यहाँ लगा लिया, दूसरा भी लगाया, अब देखते हैं रीडिंग कितना शो कर रहा है। ये देखिए 5.47 μF/MFT, मतलब बिल्कुल सही है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास ये दोनों है OLP एंड रिले, इसको भी हम चेक करेंगे, आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम OLP को चेक करते हैं, हम मीटर को फिर से हम बजर के रेंज पे करेंगे। ये देखिए, ठीक है, अब हम OLP को वैसे ही चेक करेंगे इन और आउट लाइन में। ये बीप का साउंड आ रहा है और हम वैल्यू देखेंगे लेस देन 1 ओम होना चाहिए वैल्यू, यानी कि 1 ओम से ज़्यादा, क्योंकि बीप तो तभी बजेगा जब 10 ओम आएगा, तब भी बजेगा। आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल मैंने जूम कर दिया, आपको दिख रहा होगा, यानी कि 1 ओम से कम इसके अंदर रेजिस्टेंस होना चाहिए। 1 ओम से अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो ये भी खराब माना जाएगा। ठीक है, अब हम आपको रिले भी चेक कराते हैं, जो न्यू इस कंप्रेसर में हम लगाएंगे। ये हमारा रिले है। ठीक है, अब हम इसके दोनों पॉइंट पे लगाएंगे। रिले जो सही माना जाता है वो 13 से 40 ओम के बीच आना चाहिए रीडिंग। अब इसका रीडिंग कितना है, 14.2। ठीक है, चलिए अब हम कंप्रेसर स्टार्ट करते हैं और उसके बाद एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कंप्रेसर एक्चुअल में ये अभी भी सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम गैस का प्रेशर भी चेक करते हैं। गैस का प्रेशर तो अभी लगभग ठीक है, मतलब थोड़ा सा अभी लीकेज स्टार्ट ही हुआ है कहने का मतलब। चलिए अब हम रिले और कैपेसिटर OLP कनेक्ट करके फिर हम चेक करते हैं कि कंप्रेसर हमारा कितना करंट लेके चलता है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, तभी आपको ठीक से समझ आएगा और आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ये हमारा OLP हो गया। थोड़ा सा थिम्बल इसका लूज है, टाइट करेंगे तो फ्यूचर में ये जल जाएगा और हमारा OLP भी ख़राब कर सकता है। इसका भी ये रीज़न होता है। इलेक्ट्रिसिटी में लूज पॉइंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए इसको हमने कनेक्ट कर दिया।
हम रिले लगाएंगे, रिले का कनेक्शन करेंगे, इसमें कैपेसिटर और रनिंग दोनों है, तो रनिंग हम लेफ्ट साइड में रखेंगे और कैपेसिटर वाले को उधर राइट साइड में कर देंगे। इस टाइप से ये ब्लू वाली वायर जो है, एलजी में हमेशा ब्लू वायर होती है रनिंग, ठीक है, ब्लैक होता है कॉमन, और ये पिंक कलर की वायर होती है वो कैपेसिटर की वायर होती है। चलिए तो हम कंप्रेसर में कनेक्ट करते हैं। बहुत कंजस्टेड है जगह, ये कनेक्ट हो गया। अब हम कैपेसिटर का भी वायर कनेक्ट करेंगे। इसमें जैक लगा हुआ है, हम जैक को निकाल देंगे यहाँ से और हम न्यू वाले कैपेसिटर का कनेक्शन कर देंगे इसमें। हम अच्छी क्वालिटी का हमेशा कैपेसिटर लगाएं, ब्रांडेड है कैपेसिटर। ये है कैपेसिटर का कनेक्टर, ये हमने लगा दिया। चलो जी, तो हम लगाएंगे यहाँ पे मल्टीमीटर, यानी कि एम्पियर मीटर, क्लैम्प मीटर। चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। क्लियर दिख रहा है? स्टार्ट हो गया। अब देखो बिल्कुल सही ले रहा है करंट, 1.2। ये धीरे 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 डाउन हो रहा है और हमारा गैस का प्रेशर ठीक ही है, धीरे धीरे बढ़ेगा। कंडेंसिंग भी होने लगा। चलिए प्रेशर दस मिनट चलने देंगे कंप्रेसर को, तभी हम सही मानेंगे कंप्रेसर।
ये कुछ तो फर्क पड़ गया, अब सही क्लियर दिख रहा। बाकी तो ठीक है मैम, और कोई इशू नहीं है, बस एक इशू इसमें गैस लीक होना स्टार्ट हो गई है। हाँ, वो आज नहीं कल करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो डिस्चार्ज लाइन से है ना, और तेजी से निकलेगी। गैस का तो आपको पता ही है, इसका अब मान के चलिए 800। गुंजाइश में ऑलरेडी कर दिया है इसमें, आपके बोलने से पहले कि भाई हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली इसमें कंडेंसर जो लाइन है ना, कंपनी ने एक तो वो पहले वाली लाइन सड़ गई थी, किसी ने भाई पास ही कर दिया था, आपको मैंने बताया ही था। अब मैंने कॉपर का लाइन लगाया है, कॉपर और लोहा है, ठीक है। तो लोहा तो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ट्रांसफर कर देता है, बट वो जो लोहा लोहा जो है वो नहीं कर पाता है, वो ज़्यादा गर्म होता है, वो हीट छोड़ता ही है, ये है चक्कर। हाँ, देखिए ये सबसे बेटर टेक्नोलॉजी है, मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ। इसमें क्या है, देखिए ऑलरेडी आपका कंप्रेसर रिप्लेस किया हुआ है। अगर पुराना कंप्रेसर होता तो मैं भी नहीं कहता कि आप पैसे पे पैसे लगाइए। और दूसरा नंबर चीज़, आपका फ्रिज का बॉडी प्रॉपर है। आजकल जो फ्रिज आ रहे हैं ना, ये कम से कम 15 साल पुराना होगा, 5 साल के बाद गैस्केट खराब हो जाता है। जो डोर का रबर है, रबर खराब हो गया तो वो डब्बा ही हो गया, चाहे वो कंप्रेसर बढ़िया हो या कूलिंग बढ़िया कर रहा हो, वो तो रुकेगा नहीं। तो मेन चीज़ तो वही होता है, आपका बॉडी भी सही है, तो इसलिए ये चलेगा, कोई दिक्कत वाली। और एक टेक्नीशियन के हाथ में मेंटेनेंस रहता है तो सही रहता है। हाँ, चल रहा है, बस आपको क्या करना है, डोर बंद है, खौलता हुआ पानी लीजिए और उसपे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसा हॉट वाटर डालिए, ठीक है? वो जितना वो हार्ड होगा ना, वो सॉफ्ट हो जाएगा, और हार्ड इसलिए होता है कि उसमें मैल घुस जाता है, ठीक है? वहाँ भी मैंने आपको बताया था ना ये बात, तो ये चीज़ आपको थोड़ा-सा केयर रखना है, करना है बस। ब्रश लिया और हॉट वाटर डाल के यूँ कर दीजिएगा, फिर से डाल दीजिए और निकल गया सारा। एक बार में तो नहीं निकलेगा, लेकिन टाइम टू टाइम करते रहिएगा तो मेंटेनेंस अपने हाथ में है। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, महीने में महीने में होना चाहिए। कूलिंग तो एकदम मस्त हो गई। वो तो देखिए, अगर मैं ऊपर से टॉप अप भी कर दूँगा तब भी वो, मतलब मेन जब तक बीमारी नहीं सॉल्व होगा तो गैस। हाँ।
बात वो नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं हुआ ना। हाँ, और जितना इसको मतलब क्वांटिटी चाहिए उतना ही हम डाल सकते हैं, नहीं तो ये भी मशीन है ना, जैसे हम खाना खाते हैं ना कि भाई 2 रोटी का जगह है तो हम 2 ही रोटी खाएँगे, 3 खाएँगे तो भी दिक्कत, 1 खाएँगे तो भी दिक्कत, तो वही हिसाब इसके साथ भी है। चलिए ठीक। और फिर तेज़ हो जाएगा, अब गर्मी का पीक हो जाएगा ना, गर्मी तो आ चुकी है। चलो गैस, तो फिर अब हम इसमें गैस चार्जिंग भी करेंगे। एग्जॉस्ट है मैम, तो खिड़की खोलनी पड़ेगी क्योंकि मैं गैस रिलीज करूँगा ना तो वो निकलनी चाहिए। हाँ, हाँ, ठीक है। ये तो निकालना ही पड़ेगा, तभी तो हम उसको बंद करेंगे ना। मतलब टॉर्च जलाएंगे तो फायर हो जाएगा तुरंत। जी जी, हाँ 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 हाँ, ठीक है। लेकिन मैम देखिए, बात ये है ना कि बस वो जहाँ बोलो टाइम से पहुँचे, ऐसा नहीं कि अब जैसे मैंने। हाँ, क्योंकि फिर कस्टमर फिर। हाँ, टाइमली। उससे कोई नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो अपना-अपना वो है। काम परफेक्ट होना चाहिए बस। आदमी का काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता है। जी, जी। तो उनको बोलिए ना, जेम जो गवर्नमेंट का जेम है वहाँ रजिस्ट्रेशन कराएँ, अब बढ़िया काम मिलेगा। हुँ, हुँ, हुँ। समझ गए। एक बार तो मिलना पड़ेगा ना फिर। एक बार बंदे से तो आदमी को मिलना ही पड़ेगा। थोड़ा-सा आइडिया हो जाता है ना। हुँ, हुँ। जी, जी। जी, जी। हाँ, 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 कोई ना कोई तो बोल ही देगा। सही बात है। चलिए ठीक है, काम तो मिल जाएगा।
ठीक है, एक बार बोल दीजिएगा ना, मुझे कॉल तो करें। एक बार तो बात हुई, उनको उसी टाइम कॉल करना चाहिए था। अब याद तो आप दिला रही हैं, उनको तो कुछ याद ही नहीं है ना, उनकी मैडम को याद है। उन भाई साहब को तो करना चाहिए था। क्या वहां से भी है लीकेज। वो तो बस इसमें पंचर करना जरूरी है। इसको हम चेंज करेंगे। अब इसे हम न्यू लगाएंगे।
बिल्कुल ये लोहे वाली पाइप नीट एंड क्लीन होनी चाहिए बढ़िया से। जब तक ये अच्छी तरीके से साफ नहीं होगी ये टॉर्क अच्छे से पकड़ेगा नहीं।
आपका हमारा बिल्कुल सही लग गया कि नहीं, देखते हैं। बिल्कुल लग चुका है, सही है। चलो जी, थोड़ा हम इसमें गेस्ट भी डाल के देखेंगे कहीं भी किस तो नहीं है। इसमें हम हाइड्रोकार्बन गैस डालेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं R134 की जगह हाइड्रोकार्बन ही यूज करता हूँ। ये सबसे अच्छी गैस है और हाईली इन्फ्लेमेबल है, जो कंप्रेसर को लो लोड पे भी चलाती है और कूलिंग भी फास्ट करती है। ठीक है, जगह पर लीकेज है। अगेन चेक। सही है, अब कोई साउंड नहीं है, गैस लीक होएगी। इससे हमारे को फायदा ये है फ्रेंड्स कि सॉफ्ट सॉल्यूशन झाग वगैरह लगा के देखने की जरूरत नहीं है। ये देख सकते हैं ऊपर जाएगी आटा, ये ठीक है। अब इसको हम प्रॉपर 10 से 15 मिनट वैक्यूम करेंगे। तो अभी मैं वैक्यूम मशीन लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, professionals in the house. One here, one there. No man, when you have time, teach me how to do it. Like just how to upload because like after आंखें बंद करके मेरा सुनो बस. Let me just check. Like without face also you can put music and also just let me. गाने के डालता है फिर कुछ कुछ कोट्स लेके
I don't know that. Canva के पर ऐसे बन जाएगा। और कुछ नहीं होता। ये कोड वगैरह का लिखने में कुछ नहीं होता उसका। चैट जीपीटी वगैरह। So then, this people like that. Then I also try. इससे भी मनी आता है कि आता है वो लिख दे यूज लोग की तरफ से एक प्लीज मेरा आईफोन don't see it नहीं देखूंगी don't make me like Simpson okay I don't know how to do a mother she does very well you did once for life she know but there was only the base I brought to the color difference is very much hair is black but I did hey you did the same piece on me na but it suited on my eyebrows so well your eyebrows dark already na there was only the eyebrows that it's something brown you are just this also again takes इसका बन गया बाकी अच्छा so you already know and we can fridge तो क्या क्या काम कर लेते हैं ये तो जो है ना कॉमर्शियल डक टेबल का मैंने किया कंपनी का सीलर चिलर को लेके डक टेबल का 12-14 साल एएचयू का कॉमर्शियल है डक टेबल का आप या तो आप अपना करने लग जाए तो आपको डक टेबल का क्या है कि कंपनी में तो दे देते हैं अब जो जानता वो तो दे देता है लेकिन जो नहीं जानता वो नहीं देता वो उसका तो बड़ी मशीन है इसकी कैसी है शुरू अभी की है 2-3 चीज़ का रखा है
बाकी मैं उससे पहले हिटाची में तो डक्टेबल का क्या हिसाब किताब है काम करने का? मतलब हमें समझा नहीं कि क्या है। वो पैसे की बात पैसे नहीं, हम तो आगे मेरी को टीम है ना उसमें, तो वो काम पकड़ते हैं 1800 रुपये टन, 1500 1600 तक कस्टमर मिल जाता है। गैस कोई सा भी रहे। गैस कोई सा भी है। तो आपके पास वैक्यूम मशीन है? चलिए कोई बात नहीं, तो सारा चला है। साइकिल वाली? बड़ी फैक्ट्री नाइट्रोजन वगैरह, मैं 2 टीमों से वो जुड़े हैं, वो भी मेरे साथ कंपनी में था, एक पीसीए में था, एक था, वो 2 बंदे होते हैं, ठीक है, बाकी करते सब अपना अपना है, जब होता है ज़्यादा तो होता है ना, कमर्स ये डोमेस्टिक जो एसी होता है उसमें नॉलेज नहीं है? हमने सब वही चीज़ है ना? वही कर रहा हूँ 3-4 साल। क्योंकि 3-4 डक्टेबल तो बहुत कम मिल जाएगा। और कम ही मिलता है 3-4 साल से, तब तक उनको जो जानते हैं पुराने हैं वो तो मेरे को बुला लेते हैं, करवाते हैं, लेकिन मैं वो कोई जल्दी से नहीं करता। ठीक है, तो अब जैसे डोमेस्टिक में इन्वर्टर एसी है उसका? हाँ ए टू जेड कुछ कोई दिक्कत नहीं है, पीसी वगैरह चेक करने से लेकर कोई भी हो, डक्टेबल में कोई भी ए टू जेड कंप्रेसर अब जैसे इन्वर्टर एसी है, पीसीबी में दिक्कत है, चेक करेंगे। तो कैसे पता करेंगे कि इंडोर पीसीबी खराब है या आउटडोर खराब है? और ये तो देखो चेक करने का अपना अपना तरीका होता है। अपना तरीका, आपका तरीका क्या है बता दो। हमारा तरीका तो यही है, वोल्टेज चेक करके कहाँ पे? इंडोर, पहले इंडोर से करेंगे फिर आउटडोर से करेंगे। आउटडोर का कितना होना चाहिए? पहले इंडोर पे देते हैं ना कितना इंडोर पे सप्लाई आ रहा है तो वो बाहर भी 230 ही वोल्टेज जाता है इसमें तो। और बंद पे इन्वर्टर 230 तो भेजता है, उसके बाद कुछ और भी भेजता है क्या? हाँ बिल्कुल भेजता है, जब सीपी भेजता है सीपी में कम हो जाता है, 110 सीपी वोल्टेज को कैसे चेक करेंगे? 110 वोल्टेज हो जाता है। सीपी को कैसे चेक करेंगे? वो तो टेस्टर से या वैसे टेस्टर से करते हैं तो टेस्टर से तो केवल लाइन बताएगा। लाइन होता है, डीसी में करंट कम हो जाता है ना, सीपी में जो वो वोल्टेज देता है अब वो मल्टीमीटर को कौन सा रेंज में रखेंगे? अब ऐसे तो मैंने ये मल्टीमीटर है ना? कौन सा ये मल्टीमीटर है, बताओ। अब कंटिन्यू क्या चेक करना है इसमें, भाई साहब, वोल्टेज चेक करना है हाँ ना। वोल्टेज चेक करना है जो हमारा आउटडोर पे आ गया। किस पे लगाना है बताओ, मैं लगा देता हूँ। ये क्या किस पे लगा है? हाँ ये वोल्टेज करंट वाला है, ये डीसी वाला ही है वैसे नॉर्मल है। ये एसी है, डीसी नहीं हाँ है। ये डीसी वाला डॉट डॉट वाला ना, हाँ, ये डॉट डॉट वाला एसी डीसी पे है। चेक करेंगे, डीसी पे चेक करेंगे? पहले तो इसी पे करेंगे फिर इसके बाद उसको कमांड पे देखेंगे तो डीसी पे लगा लेंगे, जहाँ डीसी करंट आता है वहाँ ये सब मैं पढ़ के चेक कर लेता हूँ, इसमें ना इसमें मेरे को दिक्कत नहीं होती है। तो ये दोनों कहाँ कहाँ लगाएंगे आप? न्यूट्रल फेस पे या कमांड पे, न्यूट्रल पे या फेस कमांड पे, वो न्यूट्रल कमांड पे जहाँ सीपी आएगी, न्यूट्रल और उस पर सीपी। अब ये कैसे वेरीफाई करेंगे कि इंडोर खराब है या आउटडोर में दिक्कत है? भाई दो दो पीसीबी है ना, तो कस्टमर को आप क्या बताओगे कि भाई दिक्कत इसमें है और ले जाना पड़ेगा दोनों, या दिक्कत आउटडोर वाले में है लेकिन दोनों को ले जाना पड़ेगा चेक करने के लिए, ठीक करके फिर टेस्ट करने के लिए? ये तो सब कैसे सेटिस्फाई करोगे आप? नहीं दे तो ऐसे कहता है तो दोनों ही ले जाने चाहिए, इंडोर आउटडोर भी कहता है। ले जाने के लिए तो मना नहीं करेगा, लेकिन खर्चे के लिए तो आपसे पूछेगा ना कि भाई किस में दिक्कत है। हाँ ये तो अब बिना तो आप उसको कैसे सेटिस्फाई करोगे कि नहीं जी ये आपका सही है और ये खराब है? अभी तो सब चेक करके ही बताना पड़ेगा ना उसमें। चेक तो आपने किया होगा, वैसे ही बताओ ना। बहुत से ऐसे ऐसे कॉल तो मिला होगा ना। नहीं नहीं ऐसे नहीं, अगर कस्टमर को बताना चेक करके चेक कर सकते हैं उसके सामने सब चीज़ खोल के, लेकिन उसको अब वो कंपाउंड के बारे में पूछेगा तो कंपाउंड के बारे में तो हमें भी नहीं पता उसके कौन सा कंपाउंड? जो पीसीबी के अंदर या कुछ भी वो होता है तो उसके बारे में तो हमें क्या 99% मैकेनिकों को नहीं पता होता है। हमें तो कंपनी में बस बता दिया इंडोर खराब है तो पीसीबी दे दी चाहिए, जैसे आउटडोर गए तो आउटडोर की पीसीबी या रिपेयर करने के लिए हो गया।
बस चेक करके ये बता देते खुला है। चलो हाँ जी, बाकी ऐसे कितना डिटेल में तो फिर ऐसे ऐसे नहीं हो पाएगा इन्वर्टर के लिए। हाँ बाकी नॉर्मल है तो उसके लिए तो ये डोमेस्टिक वाला जो एसी है इन्वर्टर, हाँ जी, वो कितना दिन का एक्सपीरियंस है आपके पास? तो इन्वर्टर तो अभी है नहीं, तो हमारे पास तो ये पूरा इधर अभी नहीं आया? नहीं आया तो काफ़ी है, लेकिन हाँ, हमने जो वो लिया है वो बस बहुत बाद में अभी 5-6 साल पहले इधर जो सरिता बिहार में जो लिया जब लास्ट वो लिया मतलब 5-6 साल से आप इन्वर्टर इन्वर्टर। हाँ एसी का काम कर रहे हो? उसमें पीसीबी वगैरह चेक करके हम्म। कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से चेक कर लेते हैं वैसे तो। बाकी नॉर्मल तो है एरर कोड सभी का पता है? A to Z है सब, कोई भी दिक्कत नहीं। एल जी का आपने बनाया हुआ है इन्वर्टर स्प्लिट नहीं एसी? नहीं ऐसे ऐसे ये पीसीबी तो हम रिपेयर करते ही नहीं ना, पीसीबी का कोई। एरर कोड तो पता होगा ना? हाँ सब A to Z पता है, वो तो हम पे पर्ची है ना, सब कोड है। याद नहीं है? नहीं ऐसे तो बहुत सारे कोड हैं। कस्टमर अगर मान लो फोन पे पूछ लिया फिर? 05 है, अभी मोटा मोटा E5 है सेंसर का, ये सब तो पता है मोटा मोटा। CH5? ये मोटर का है CH5 का 05। चलो वो ऐसे आपने आपको याद नहीं है। याद ऐसे ऐसे तो मेरे तो बाइक से आप देखते हैं हाँ जी हाँ जी भाई। कितना किलोमीटर देख लेंगे आप एरिया? मैं तो यहाँ पे अब मेरे पे जैसे गुड़गांव में डक्टेबल है मेरे पे, मैं 10-12 साल से जीत रहा हूँ नहीं नहीं, वो तो कॉमर्स मोटा काम हो गया। डक्टेबल हाँ आप जाओगे तो वहाँ हज़ारों रुपए का हो जाएगा। मान लो यहाँ से गौर सिटी जाना हो हाँ एक स्प्लिट देखने के लिए, तो जा सकते हो? हाँ कोई दिक्कत नहीं, और सिटी तक मेरे पे सर्विस कस्टमर है। चार्ज कितना है? तो अगर बिना काम के 350, अगर वो चार्जेबल या कोई कैपिटल या कुछ भी लगता है तो फिर उसका चार्ज। ठीक है, मतलब 350 फिक्स है। हाँ ये नॉर्मली है जी। बाकी पुराने कस्टमर होते हैं तो हम लेते ही नहीं होते कस्टमर से, जो हमारा घर बंदा हुआ है 7-8 साल, उससे एक रुपया नहीं मिली, तो ये पता है कि ये रोज काम करें आप ही से करवाएगा। तो इसीलिए उनको ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? नरेश नरेश, पूरा नाम? नरेश कुमार। मेन दिक्कत होती है ना मार्च, हमें बस नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, बाकी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक कोई दिक्कत नहीं, तो हम दूसरों को वो बता देते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है। सभी के साथ है। हाँ तो वही है दिक्कत, हमें ये 4 महीने की दिक्कत है, बाकी ऐसा नहीं है कि। चलो जी, अब वैक्यूम कंप्लीट हो चुका है, चेक करते हैं।
स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर। वो सही करंट ले रही है। कंप्रेसर का करंट बिल्कुल सही शो कर रहा है। अब थोड़ा वेट करेंगे, गैस थोड़ा सर्कुलेशन में आ जाए। तो आपने चेला वगैरह नहीं रखा हुआ है? लड़का परमानेंट है? यहीं पे रहता है? यही रहता है पास में। वो गाँव गया हुआ है ये 4-5 साल से वही है उसको वहीं तो से काम तो वो भी सीख गया होगा। हाँ वो कर लेता टाका वगैरह। हमारे यहाँ कंपनी में आते थे तो वो लोग गेज भी नहीं लगाते। आइडिया हो जाता है। वो तो बस तोल के ही है ना, फ्रिज में देख के थोड़ा तराजू से वो डाल दिए 10 ग्राम फालतू और चलाने दिए उसको। मैं इसमें दूसरा गैस डाल रहा हूँ, इसमें है कोई और गैस का कंप्रेसर, लेकिन मैं आजकल जो गैस आ रही है ना उसको मैं यूज कर रहा हूँ। वो मेरा काम करने का अलग टेक्निक है, समझ गया? जैसे फ्रिज तो जैसे एसी में होता है ना कि भाई R32 है तो R32 ही डालना है, दूसरा नहीं डाल सकते। लेकिन रेफ्रिजरेटर में जो पुराना गैस है जैसे R134 है तो उसके जगह में हाइड्रोकार्बन डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये गैस के बारे में जिसको पता है वही ये चीज़ कर सकता है, दूसरा आदमी नहीं करेगा। दूसरा करेगा तो कंप्रेसर खराब हो जाएगा या कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा। यूसी से सेम है ना ये यूसी से वही 134 का ही काम करते हैं। हाँ भाई, 134 का क्या काम है? ठंडा करना। वो इससे ज़्यादा फास्ट ठंडा करती है, जैसे R22 से ज़्यादा ठंडा R32 करती है ना, वही चीज़ है। R32 और R22 में क्या अंतर है? यही अंतर है ना, वैसे ही इसमें है। हाँ। कोई बात नहीं, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। सामने सामने बात कर लेना तो अच्छा है।
कहीं जाना है क्या? नहीं तो कोई नहीं, बाकी मेन जो चीज़ बात करनी तो हो ही गई। जब काम आएगा मैं आपको कॉल कर लूँगा, मेरे नंबर पे एक मिस कॉल दे दो आप, है ना? मैं नंबर सेव कर लेता हूँ। मैंने भी पहनी हुई है। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है धीरे धीरे। ये 5 से 8 बैक प्रेशर में सेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं, ये अभी 5 के करीब है। मेरा थोड़ा सा गाड़ी इसका आउट है, ये 7 के करीब आई है। थोड़ा सा वेट करेंगे 10 मिनट के लिए, फिर देखते हैं रिक्वायरमेंट है या नहीं है। मशीन बिल्कुल मेरी इतने पे सेट हो जाएगी। कंडेंसिंग भी होने लगा, बढ़िया हो रहा है कंडेंसिंग। अब तो सर्विस होगा सबसे पहले। सर्विस कब करना चाहिए? जब जी करे। साल में 3 सर्विस तो होगी। आपने काम कहाँ से सीखा था? मैंने सीखा था, सीधा कंपनी में किया था, उसके बाद सीधा ऐसी बिना सर्विस के स्टार्ट करने के लिए कस्टमर को कभी सजेशन मत दिया करो। और जब सर्विस आप करते हो तो उसमें प्रॉपर चेकिंग होता है। सर्विस का मतलब ये नहीं है कि सर्विस कर दिया, सफाई कर दिया। एसी की जितना भी टेक्निकल पॉइंट है वो सारे चेक करना होता है। और आपको काम करते करते इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि कब क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो मशीन को देख के आइडिया लग जाता है कि ये फ्यूचर में ऐसा चीज़ होगा। जैसे मैं अभी फ्रिज में चेक किया, कंप्रेसर नहीं चल रहा था, इसका स्टार्टर, ओएलपी, कैपेसिटर सब खराब था। लेकिन मैंने एक फॉल्ट और भी देखा, अभी तो कूलिंग कर जाता, मैं इनको नहीं बताता। 10 दिन 1 महीने के बाद जैसे ही गर्मी बढ़ता तो फिर ये हमारे को फ़ोन करती है, भैया। उससे कस्टमर क्या होता है, परेशान हो जाता है, कहता है, ये सोचता है कि इसको या तो काम नहीं पता है ढंग से, या ये फिर हमारे को मुर्गा बना रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मतलब इनके अंदर अभी भोलापन है ना, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। बाकी शिकायत कभी जैसे ऐसा आदमी फिर फील्ड में देखो, सामने वाला फिर सामने वाला भी सोचेगा ये भोला बाबू हैं, इनसे क्या मैं काम करवाऊँ। ये तो जो समझ में आएगा वही करेंगे। नहीं, वो तो बात ठीक है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा एडवांस तरीके से चलो आप। वो करते हैं, वो कर देते हैं पहले ऑलरेडी, मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा है। बट हाँ, आपकी बात तो सही है। वैसे भी काम
हाथ अच्छा है, काम बढ़ाना है। अभी हमारा कंडेंसिंग भी प्रॉपर होने लगा। और फिजिकली मैं चेकिंग आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए हमारा गाड़ी का प्रेशर, ये करंट है 1.47, कंपनी ने 1.1 यानी कि 1100 मिली एम्पियर बोला है, लेकिन हमारा 1045 मिली एम्पियर पे सेट होगी मशीन। बैक प्रेशर देख रहे हैं R31.4 यही होता तो कम से कम 12 PSI के करीब होता, लेकिन ये हमारा 5 से 6 PSI पे सेट हो गई। और ये कभी कभी माइनस में भी कूलिंग करती है हाइड्रोकार्बन। दूसरा पहचान, फिजिकली चेकिंग गैस प्रॉपर है कि नहीं। मैं अभी आप लोगों को कूलिंग कॉइल का डक्ट खोल के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि टाइम लगेगा। आप यहाँ 3 सेकंड से ज़्यादा इसके कंडेंसिंग लाइन पे हाथ नहीं रख सकते हैं, इतना ये हीट होता है। मेरे पास टेम्परेचर मीटर नहीं है, मैं आज भूल गया हूँ लाना। आगे से मैं टेम्परेचर मीटर यहाँ लगा के दिखा दूंगा कितना टेम्परेचर है एक कंडेंसर लाइन का। आप 3 सेकंड से यहाँ गिनती का 3 सेकंड से ज़्यादा उंगली नहीं रख सकते, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।